फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट डायमेंशंस। तो पहला जो पार्ट था हमारा, पहला पार्ट हम देखा कि ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 कैसे बना, और इसके बाद 378 आर्टिकल 370 का फेट जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद इवन आफ्टर 1957 क्या होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये आर्टिकल रिडंडेंट हो गया, यूजलेस हो गया, इसकी रिलेवेंसी खत्म हो गई, क्योंकि ये टोटली टेम्पररी था और ट्रांजिशनल था और एक स्पेशल प्रोविजन था। हालांकि स्पेशल बाद में जोड़ा गया, 1963 में जोड़ा गया था 13th अमेंडमेंट। मगर अब अगर साथ पढ़ेंगे ये पार्ट 21 में जो कैप्शन है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, हमने बताया था स्पेशल क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 370 का जो गवर्नेंस है, इसका जो ऑपरेशन है वो पार्लियामेंट के थ्रू नहीं होता, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पर होता था, इसलिए स्पेशल कहते हैं इसको। ट्रांजिटरी, टेम्पररी क्यों है, ट्रांजिशनल क्यों है, क्योंकि टेम्पररी बनाया गया था प्लेबिसाइट होने तक के लिए या और कोई व्यवस्था होने तक के लिए। जब हमने विल ऑफ द पीपल जान लिया 1957 में, तो इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाना चाहिए था। वहीं पर जो आर्टिकल 370 के प्रोविजन से भी क्लियर होता है, और इन्हीं आर्टिकल्स को कल हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मोटे तौर पर आप समझिए कि आर्टिकल 370 में 3 क्लासेस थे और कुल मिला के 4 प्रोविजन थे। अभी एनालाइज कर लेते हैं। तो पहला तो यह था कि अगर जम्मू कश्मीर पर किसी ऐसे सब्जेक्ट पर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में है, जो विलय पत्र में भी है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में भी है, और कोई प्रोविजन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट की कंसल्टेशन चाहिए। अगर वो प्रोविजन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, मतलब विलय पत्र में भी है, तो यह पहला क्लास था, हमने बताया था आपको आर्टिकल 371 क्लास बी, यही शुरू होता पहला 1 में। और दूसरा प्रोविजन इसमें यह था बी क्लास, कि अगर ऐसा कोई प्रोविजन जो कंकरेंट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में है लेकिन विलय पत्र में नहीं है, तो ऐसे केसेस में राष्ट्रपति अगर ऐसे प्रोविजन को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर में, वहां की गवर्नमेंट की कंकरेंस चाहिए। तो अगर विलय पत्र में है भी है तब तो कंसल्टेशन चाहिए, कंकरेंस जरूरत नहीं पड़ती। कंसल्टेशन का मतलब होता है केवल विचार विमर्श करेगा और अल्टीमेटली ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल प्रिवेल। लेकिन जो दूसरा क्लास है जिसमें यह कहा गया है, आर्टिकल 371 बी के दूसरे क्लास में जो कहा गया है, इसमें अगर वो कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है, लेकिन विलय पत्र में नहीं है, तो ऐसे प्रोविजन को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को वहां की सरकार की कंकरेंस चाहिए, मतलब कंसेंट चाहिए। बिना वहां की सरकार की कंसेंट से यह संभव नहीं हो पाएगा। यह प्रोविजन आप जानते हैं 370 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल बना था 1950 का, लागू हुआ था, उसमें आया था। और उस समय वहां की जो रूलर थे वो महाराजा हरि सिंह थे, उन्हें सदर रियासत कहा जाता है। बाद में हरि सिंह को हटा करके उनके बेटे करण सिंह को राजा बना दिया गया था। काफी नाराज भी थे इससे वो,
लेकिन ये स्थिति थी और करण सिंह वॉज एक्टिंग एज ए रेजेंट ऑफ द क्राउन। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि उस समय जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें वहां सदर रियासत थे, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर थे, और वहां का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट था वो वजीर आजम होते थे। लेकिन वो वजीर आजम, क्योंकि उस समय चुनाव तो हुआ नहीं था, तो वो वजीर आजम ऐसे होते थे जो नॉमिनेटेड बाय द किंग होते थे, तो उसका कोई मतलब ज्यादा नहीं होता था। तो उस समय सरकार का मतलब होता था गवर्नर विद हिज एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे ये दे वर अपॉइंटेड बाय द किंग, क्योंकि उस समय कोई जम्मू कश्मीर में चुनाव तो हुआ नहीं था जब ये बना था आर्टिकल 370। चुनाव के बाद, चुनाव तो होता है 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शुरू होती बनना, और कॉन्स्टिट्यूशन वहां का समाप्त होता है, फिनिश होता है 26 जनवरी 1950 को, जो उसकी इन्फोर्समेंट डेट होती है। और इसी बीच हम ये बात कर रहे हैं, तो उस समय गवर्नर वहां का जो रूलर था, सदर रियासत था, और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। उसकी एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट एक्शन लेता था उसकी कंकरेंस पर लेता था। तो पहले क्लास में तो कंसल्टेशन है ऐसे सब्जेक्ट्स पर जो सब्जेक्ट्स उनके विलय पत्र में भी सम्मिलित हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो होंगे ही, क्योंकि अदरवाइज कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिए, वहां की स्टेट लिस्ट एकदम डिफरेंट है। तो वहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की केवल 2 सूचियां लागू हो सकती थी, या तो यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन उनका बन गया था। स्टेट लिस्ट उनकी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होनी थी, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब तक के लिए प्रोविजन था कि अगर तब तक का हमारा काम टोटली विलय पत्र से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनना था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो विलय पत्र का रेफरेंस खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटेन था 5 अगस्त 2019 तक। ये कहानी दुर्भाग्य की है। ये पॉलिटिकल स्टुपिडिटी का एक नमूना है कि इंडिया में राजनीति कितना हावी होती है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ पर। तो ये 2 प्रोविजन तो आर्टिकल 270 क्लास 1 में थे। एक हमने बता दिया था, आर्टिकल 238 का खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं था। आर्टिकल 370B में ही 2 क्लासेस थे जो हमारे रिलेवेंट होते थे, और इसका मतलब होता था जब जम्मू कश्मीर का महाराजा अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जो एडवाइस देते थे सीधे राजा को, सीधे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट कुछ करने से पहले ऐसे सब्जेक्ट पर उनकी कंकरेंस, गवर्नमेंट की कंकरेंस लेनी, कंसल्टेशन ही नहीं बल्कि कंसर्न जरूरी होती थी, जो उनके विलय पत्र में नहीं थे मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट अगर जम्मू कश्मीर में लागू होना है जो उनके विलय पत्र में नहीं है तो कंकरेंस चाहिए। तो ये 2 प्रोविजन हमने आपको डिस्कस किए थे। अब दूसरा, बाकी जो प्रोविजन का कोई मतलब नहीं है, सी है, डी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सी में लिखा गया है कि आर्टिकल 1 के प्रोविजन और अदर प्रोविजंस उस स्टेट में लागू होगी, लेकिन आगे लिखा गया कंकरेंस से, कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट से। तो अभी मेन प्रोविजन क्या है, अब देखिए हमने ऊपर 2 जो प्रोविजन बताया आपको, आर्टिकल 371B और बी में 2 प्रोविजंस थे, उसमें कंसल्टेशन और कंकरेंस 2 वर्ड आए हैं, वो आए हैं ऐसे जो या तो पहले क्लास में विलय पत्र में रहे हों, दूसरे में या यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में रहे हों। लेकिन अब जो क्लास डी है ये बात कर रहा अदर प्रोविजंस की जो हमारे यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, और विलय पत्र में तो है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में ये कह रहे हैं कोई मैटर अगर राष्ट्रपति लागू करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए तो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ध्यान रखिएगा, अब यहां विधानसभा गवर्नमेंट नहीं आ रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ रही है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा जाएगा। ये वर्ड है केवल, रखा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहे मानेगी चाहे नहीं मानेगी। ध्यान रहे, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आए थे उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी नहीं थी, बन रही थी, और इसलिए कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर है 1954 का, और 54 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
काम कर रही थी, बन चुकी थी, 51 में इलेक्शन हो चुके थे। तो ये सारा रेफरेंस जो आ रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रेसिडेंट ऐसे प्रोविजंस को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में भी नहीं है, बिले पत्र में भी नहीं है, तो ऐसे के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सरकार की कंकरेंस तो चाहिए ही, वहां की सरकार की कंकरेंस तो चाहिए ही, साथ साथ वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके सामने रखा जाएगा, मतलब उसकी कंकरेंस भी जरूरी होगी, अगर वो चाहे मानेगी चाहे नहीं मानेगी। ये क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 370 क्लास डी में, क्योंकि जो आर्टिकल 370 डी का जो उसमें दो क्लास डी का पहला क्लास और प्रोविजन है, हम नटशेल में ही बताया कि इसका मतलब यही होता है। अब जो सबसे प्रॉब्लमेटिक क्लास था वो था आर्टिकल 373। हमने अभी बात की आर्टिकल 370 क्लास 1 की, क्लास 1 बी की और डी की जो बात कर रहे हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 373 की, 370 क्लास 3 की, जिसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो जो आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसको अब्रोगेट कर सकता है नोटिफिकेशन जारी करके, जैसे करता है आर्टिकल 1954 के जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, खत्म कर सकता है और उसी दिन से आर्टिकल 370 के प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे, टोटल आर्टिकल 370 खत्म हो चुका होगा। लेकिन इसमें प्रोविजो है, प्रोविजो दिया गया है, प्रोवाइडेड द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट referred in class 2 shall be necessary before the president such notification। अब इसमें लिखा गया अगर आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करना होगा तो ऐसा राष्ट्रपति तभी कर पाएगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके लिए रिकमेंडेशन करेगी। ध्यान रहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर रिकमेंड नहीं करती तो 370 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो उस समय ये जो जारी किया गया था 1954 में, ये स्क्रैप नहीं हो सकता। तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। 27 नवंबर 1956 को असेंबली डिसॉल्व हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। कल मैंने डिस्कस किया था जब पर्पस पूरा हो गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन स्टेट को जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया, वहां के प्रीएम्बल में भी, आर्टिकल 3 में भी, और वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग थी खत्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन वहां का फाइनल हो गया। तो अल्टीमेटली अब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। उसी समय आर्टिकल 370 भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया आपको कि कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस थे, कुछ मुस्लिम फैक्टर्स थे, कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, जिसकी वजह से सरकार उस समय कोई स्टेप नहीं ले पाई और ये प्रोविजन ऐसा रह गया। तो आप देखिए जैसे ये एक रिज होता है, मतलब जैसे ऊंट का कुबड़ होता है, निकला हुआ बिल्कुल, ये इसका कोई अर्थ नहीं रह गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब है ही नहीं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ओपिनियन हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने मैटर रखा जाना हो या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन हो, इट इज ऑल यूजलेस। जिसको रेक्टिफाई किया गया है 5 अगस्त 2019 में, जिस पर अभी बातें कैसे किया गया। इट वॉज नॉट सो सिंपल। जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे, उसमें एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था और ये बीजेपी गवर्नमेंट ही कर सकती थी या कोई नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट ही कर सकती थी। तो अब ये हमें ये देखना पड़े कैसे किया गया इसको। इस प्रोविजन को हमें समझने से पहले अब ये प्रोविजन उन्होंने बता दिया कि ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कोई मैटर रखा जाएगा अगर कोई ऐसा मैटर है जो लागू होना जम्मू कश्मीर में और जो यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है और विलय पत्र में भी नहीं है। और आर्टिकल 370 क्लास 3 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति खत्म तो कर सकता है आर्टिकल 370 को, लेकिन तभी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड करेगी, रिकमेंडेशन मीन्स रेजोल्यूशन बनाएगी, रिकमेंड करेगी कि महोदय अब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दीजिए, आर्टिकल 370 को खत्म कर दीजिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब इसके साथ अब हम आते हैं, देखते हैं क्या हुआ। 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हो गया
1954 के पहले मैंने बताया कि दिल्ली अंडरस्टैंडिंग थी जवाहरलाल नेहरू की और शेख अब्दुल्ला की, चलती रही। और 1954 के बाद फॉर्मल रिलेशंस डेवलप हो गए कश्मीर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में। पार्लियामेंट कहीं बीच में नहीं आ रही है, इससे आर्टिकल 368 का कोई क्वेश्चन नहीं है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो राज्य पर लागू नहीं होगा। कंकरेंट लिस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टेट लिस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां का अपना अलग लॉ है जिसमें आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि जो रेसिडुअरी लिस्ट होगी वो जम्मू कश्मीर के पास होगी, कंट्री टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडुअरी मैटर आर्टिकल 348 में और फर्स्ट शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहली यूनियन लिस्ट थी कि 397 जो 97 जो प्रवेशिका है, जो उसका एंट्री है, उसके हिसाब से उस पर यूनियन लिस्ट ही प्रिवेल करेगी, ये था प्रोविजन। तो 1954 के बाद जो जर्नी हुई, अब ये जर्नी पॉलिटिकल होती चली गई, क्योंकि वहां की, अब देखिए 1954 तक तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं होना था, क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, रिलेशंस टोटली फॉर्मल थे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, टेरिटरी ये इंडिया के पास थे बेसिकली, और एड इंडिया दे रहा था उनको इकोनॉमिकली भी, ताकि वो सरकार उनकी बने, सस्टेन हो। अब रेफरेंडम का क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, प्लेबिसाइड भी खत्म हो गया, क्योंकि विल ऑफ द पीपुल हमने थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लोगों का जान लिया था। और आप जान ही रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जब वहां कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट बन गया, वहां पे भी वहां से 6 मेंबर, लोकसभा में 6 मेंबर चुन के आने लगे। राज्यसभा कोई मेंबर का सवाल नहीं था, क्योंकि वो अलग तरीके का राज्य होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जम्मू कश्मीर का कोई मेंबर नहीं होता, लेकिन 6 मेंबर्स आज भी जम्मू कश्मीर की टेरिटरी से आते हैं। 1954 के बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम आती चली गई, वैसे प्रेसिडेंट उसमें अमेंडमेंट करते चले गए। देखिए 1954 का ही ऑर्डर है जो समय समय पर अमेंड होता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अमेंड हो रहा है, 1954 का ऑर्डर अमेंड हो रहा है। प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर रहा है, चाहे डायरेक्ट इशू करे चाहे अमेंडमेंट करके इशू करे। तो जो पहला ऑर्डर था प्रेसिडेंट का, वही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल था। वो ऑर्डर था आर्टिकल 350A को ऐड करना। अब देखिए आर्टिकल 350A को ऐड करना, आर्टिकल 35 को ए को ऐड करना, इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है फंडामेंटल राइट्स में। आप जानते हैं पार्ट 3 में 36 से लेकर के आगे चला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और 35 आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट का या पार्ट 3 का लास्ट प्रोविजन है, जिसमें लिखा गया है कि कुछ मैटर्स पर, जैसे रिजर्वेशन है, ये जो आर्टिकल 15(3) में कोई लॉ बनाना हुआ या अनटचेबिलिटी को पनिश करना हुआ, तो उस पर केवल यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती। ये पावर एक्सक्लूसिव दिया गया है पार्लियामेंट को, ताकि राजनीतिकरण ना हो रिजर्वेशन वगैरह का, या गलत तरीके से किसी को पनिशमेंट ना हो जाए। तो अब ये अगर आर्टिकल 35A को देखिए तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखाई थोड़ी पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? उसका एक प्रिटेक्स्ट ढूंढ लिया जाता है। ज्यादा अच्छा होता अगर लिख दिया जाता आर्टिकल 35A ब्रैकेट में कर देते जम्मू एंड कश्मीर। इसको छिपाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लोगों को पता ही नहीं था। मतलब ये एब्रोगेशन के पहले या कुछ साल पहले तक, जब तक बीजेपी पावर में नहीं आई थी, तब तक लोग जानते भी नहीं थे कि आर्टिकल 35A भी कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये कह सकते हैं इट वाज ए पॉलिटिकल फ्रॉड, लीगल फ्रॉड तो नहीं कर सकते, पॉलिटिकल फ्रॉड कर सकते हैं। और यू कैन से इट वाज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉड इसलिए नहीं कि लाया गया था क्योंकि वो तो राइट था ही, आर्टिकल 1954 के ऑर्डर में प्रेसिडेंट को पावर थी ही। फ्रॉड इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये आर्टिकल 35A में कहीं लाया नहीं गया, भारत के नागरिकों से छुपाया गया, ये एक डूबियस प्रोविजन ला दिया गया। तो अब ये इसका एक मीनिंग क्या निकाला गया? इसका मीनिंग निकाला गया कि आर्टिकल 35A क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस का लास्ट प्रोविजन है, पार्ट 3 का लास्ट आर्टिकल है ये, इसलिए ये सारे फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है, ये प्रोविजो है। तो इसका अर्थ क्या निकाला? इसका अर्थ ये निकाला कि जम्मू कश्मीर पर फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे ही नहीं। ये क्योंकि आर्टिकल 35A
जोड़ा गया इसमें। तो आर्टिकल 35A में यह कहा गया कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 35A हैज बीन एडेड एंड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट विधानसभा हैज पावर टू मेक ऑन दो सब्जेक्ट्स which are related to the fundamental rights। इसका मतलब यही हुआ, लिखा भले न गया हो। तो जब 35A आया, इसका मतलब स्टेट सब्जेक्ट पर या वहां के फंडामेंटल राइट्स पर पूरा राइट मिल गया जम्मू कश्मीर की विधानसभा को। लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका रियल मीनिंग, क्योंकि अब ये एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, इसमें वहां की सरकार ने क्या किया कि 35A का सहारा लेकर के उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना दिया 1954 में, आर्टिकल 35A में। तो वहां की जो सिटीजनशिप एक्ट में क्या किया उन्होंने कि अभी देखिए हमारे यहां केवल एक सिटीजन होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब वहां पर दो सिटीजन नेचुरल थे, एक सिटीजनशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जो कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है, कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर के है कि इस आर्टिकल 35A का जो प्रोविजन है उसमें उन्होंने कुछ प्रिविलेजेस दिए जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट सिटीजन्स को। तो आर्टिकल 35A में जो परमानेंट सिटीजन्स हैं उनकी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है वो सिटीजन्स जम्मू कश्मीर में बहुत दिन से रह रहे हैं, 100 साल 50 साल से। दूसरी कैटेगरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरी कैटेगरी जिसमें जम्मू कश्मीर के परमानेंट सिटीजन्स वो सिटीजन्स जिनका रूट जम्मू एंड कश्मीर में है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है ये, दोज हु रूट्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब अगर 50 साल पहले आप जम्मू कश्मीर में आकर के बसे हैं तो परमानेंट सिटीजनशिप आपको भले मिल गया हो, लेकिन आप कश्मीरी रूट के नहीं हैं तो आपको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट सिटीजन्स की इस कैटेगरी में मिलते जो बाय रूट है। तो रूट एंड परमानेंट सिटीजनशिप, परमानेंट रेसिडेंस कह सकते हैं आप, परमानेंट रेसिडेंसी और रूट्स ऑफ द पर्सन इन द स्टेट, उनके बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका कोई इस पर कोई लॉ नहीं बनाया गया कि हु आर परमानेंट रेसिडेंट्स और कौन कौन से लोग ऐसे हैं, क्या क्राइटेरिया डिसाइड करने का कि किसी का रूट जम्मू कश्मीर में है या नहीं है। तब इसको कैसे हम करेंगे? अगर आप इतिहास में जाएंगे तो जब महाराजा हरि सिंह थे, क्योंकि डोगरा डायनेस्टी के थे, उसमें कुछ सिख भी रहते थे, कुछ मुसलमान भी रहते थे, कुछ बाहर से लोग भी पंजाब से भी आ गए थे। तो एक लॉ उन्होंने बनाया। ये लॉ बना जो, देखिए ये बड़ा पैराडॉक्सिकल है, जो आज जिसको लेकर के हिंदू करा रहा है, ये हिंदू या कश्मीरी पंडित के रिकमेंडेशन पर ये लॉ बना है, क्योंकि उनको लग रहा था उस जमाने में 1927 से 32 की बात है ये इन सालों में लॉ बना है ये कि कहीं बाहर के लोग आकर के हमारे स्टेटस को खत्म न कर दे। क्योंकि जो पंडित थे या हिंदू कम्युनिटी का भी प्रिविलेज थे, पैसे वाले लोग थे, व्यापारी लोग थे, वो सोचते थे कि एजुकेटेड भी थे, अगर कोई बाहरी आ जाएगा तो हमारे जो प्रिविलेजेस हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए महाराजा से डिमांड किया, प्रोटेस्ट किया कि परमानेंट सिटीजनशिप को डिफाइन किया जाए और बाहर के लोगों को आने से रोका जाए। तब महाराजा ने दो ऑर्डिनेंस पास किया था उस जमाने में, नोटिफिकेशन, एक 1927 में, दूसरा 1932 में। एक्चुअली 1932 का जो नोटिफिकेशन है 1927 के नोटिफिकेशन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। उसमें यह कहा गया कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रेसिडेंट हैं, यही वर्ड वहीं से आया है, जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, वो माने जाएंगे जिनका रूट जम्मू कश्मीर में है। और यही बात 1932 में रिपीट कर दी गई। तो आज भी जब रूट की बात करते हैं या आर्टिकल 35A की बात करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में आप 50 साल से रह रहे हो, लेकिन आपका रूट, क्योंकि रूट क्लियर नहीं है, अगर उस स्टेट में नहीं है तो जम्मू कश्मीर के परमानेंट सिटीजन फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 35A आपको नहीं माना जाएगा।
तो 35A में प्रॉब्लम क्या है? 35A में मोटी मोटी 4 प्रोविजंस हैं। ये इट ग्रांट्स प्रिविलेज, सर्टेन प्रिविलेजेस टू द परमानेंट सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुज रूट्स वेस्ट इन द स्टेट। पहला क्या है? पहला है केवल उन्हीं लोगों को स्टेट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में, जिनका जो यहाँ के परमानेंट सिटीजन्स हैं, जिनका रूट जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली परमानेंट सिटीजन का डिफिनीशन ही वही है कि जिनका रूट जम्मू कश्मीर में है। तो अब ये जैसे अब आप यूपी में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, आप अगर 5 साल रह रहते हैं तो आप यू आर एंटाइटल्ड फॉर डोमिसाइल। अगर आपका इंटेंशन 5 साल के बाद रहने का यहाँ स्टेट में है, एक एप्लीकेशन आप स्टेट को देते हैं गवर्नमेंट को, आपको डोमिसाइल मिल जाता है, सारी सुविधाएं रिजर्वेशन सहित आपको नौकरी मिलने लगती है डोमिसाइल बनने के बाद। मगर ये चीज जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो ये पहला जो प्रॉब्लम थी, पहला जो प्रिविलेज था परमानेंट रेजिडेंट्स को, जिनका रूट वहां पर था, उनको था एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वहां जाके बस गए, आप 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन अगर अब आप ट्रेस किया गया 1927 से लेकर के 10 साल 15 साल पहले तक आपके बाप दादा वहां नहीं थे, तो आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेट में नहीं रहेगा। दूसरा था एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट। आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट सभी को है। इसी तरीके से आर्टिकल 19(1)(f) में भले निकल गया हो, लेकिन आर्टिकल 300A तो अभी है ना, उसके थ्रू आर्टिकल 19(1) में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था कि प्रत्येक नागरिक को राइट टू एक्वायर एंड पजेस द इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। मगर जम्मू कश्मीर में क्योंकि अब ये अलग क्राइटेरिया बन गया, भारत के नागरिक के साथ वहां डबल नेशनलिटी जुड़ गई, परमानेंट रेजिडेंट्स वही लोग हो गए जिनका रूट वहां पर है। तो एक तो पहला प्रॉब्लम उनके साथ ये आने लगी कि उनको स्टेट गवर्नमेंट में कोई परमानेंट नौकरी या इवन कैजुअल नौकरी नहीं मिल सकती थी। दूसरा, कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी अब नहीं बना सकता था, न तो खरीद सकता था, न एक्वायर कर सकता था, न गिफ्ट में ले सकता था। अगर वहां के आप परमानेंट नागरिक के, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बना ही नहीं सकते, आप चाहे जितने साल से वहां रह रहे हो। तीसरा है सेटलमेंट इन द स्टेट। सेटलमेंट इन द स्टेट, अगर जैसे राइट टू रिजाइड, राइट टू सेटलमेंट, आप जब देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में पढ़ेंगे, सब कुछ लिखा गया है, राइट टू ट्रेड इन प्रोविजन है, राइट टू रिजाइड एनीवेयर इन इंडिया है। मगर वहां पर आप परमानेंटली सेटल भी नहीं हो सकते। मतलब आप चाहे जितने साल से वहां रह रहे हो, आपका स्टेटस जम्मू कश्मीर का सिटीजनशिप का नहीं होगा। और चौथा जो पॉइंट था जो इससे रिलेटेड है, ये था राइट टू स्कॉलरशिप्स एंड अदर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप पढ़ रहे हैं या आप टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल सकती। आर्टिकल 14 की बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 35A में आ गया है, फंडामेंटल राइट लागू नहीं हो रहा आपके ऊपर। तो ये, और पांचवा एक जो पॉइंट था इसमें कि अगर कोई वीमेन जो जम्मू कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट है भी, अगर किसी ऐसे पर्सन से मैरिज करती है जो वहां का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, तो द वीमेन, मैरिंग वीमेन शैल लूज द प्रॉपर्टी। जो उसका इनहेरिटेंस का राइट होता, जो राइट ऑफ सक्सेशन उसका होता, अदरवाइज वो नहीं पाएगी, न उसके बच्चे पाएंगे। मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली जाके मैरिज करता है और अपनी बीवी को लेकर के दिल्ली में आ जाता है, तो क्योंकि दिल्ली का रेजिडेंस है, भले इंडियन नागरिक हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के वीमेन से उसने मैरिज किया है, इसलिए जम्मू कश्मीर की वोमेन, क्योंकि उसने बाहरी आदमी से शादी कर ली है, तो अपने राइट को, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, अपने फादर की प्रॉपर्टी में, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में वो कोई शेयर नहीं पाएगी, उसका शेयर फोरफीट हो जाएगा। ये 5 डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े बड़े हैं, जिसको इमेजिन नहीं कर सकते आप अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ना उन पर हिंदू लॉ अप्लाई हो रहा है, ना मुस्लिम लॉ अप्लाई हो रहा है। उनका एक अलग तरीके कहानी आर्टिकल 35A को यूज करके उन्होंने अपना बना लिया, और परमानेंट रेजिडेंसी के नाम पर। और वर्चुअल जब आप देखेंगे कि कोई आदमी परमानेंट रेजिडेंस जो नहीं है, वो न तो कोई जॉब पा सकता सरकारी संस्था में, न पढ़ाई कर सकता यूनिवर्सिटी में, न स्कॉलरशिप मिल सकती है उसको, न प्रॉपर्टी खरीद सकता है, न तो कोई शादी कर सकता है किसी बाहरी लेडी से, क्योंकि शादी करेगा उसको तो पैसे पहले नहीं मिलना था, उसकी बीवी को भी जो परमानेंट रेजिडेंट है उसको भी नहीं मिलेगा, उसकी बीवी फोरफिट कर जाएगी।
अब आप चाहे आप देखिए, कंपेरिजन करिए हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के आर्टिकल 14 से, जबकि यहाँ की वुमेन जिससे भी मैरिज करे, अगर वो हिंदू है तो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। दोनों हिंदू होना जरूरी नहीं है, और है भी तो मैरिज वो कर सकती है इंडियन ये स्पेशल मैरिज एक्ट में, स्पेशल सेक्शन एक्ट 1925 में 25 का एक्ट बना हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको प्रोवाइड करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ। मगर ये जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेटरी था। इसका इम्पैक्ट क्या होता था? इसका इम्पैक्ट ये होता था कि अगर वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, बाहर लोगों को रोक दे रहे हैं आप आने से, उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए क्या हुआ था, पार्टीशन के समय बहुत सारे कम्युनिटीज थी, जो मेहतर कम्युनिटी थी, सर्विंग कम्युनिटी थी, जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वो सब जा करके वहां सर्विस करने लगी थी, मतलब वो काम करने लगी थी, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, चपरासगिरी का काम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो सकते, उनको एससी का बेनिफिट नहीं मिल सकता क्योंकि वो परमानेंट रेजिडेंस है ही नहीं। ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमारे सामने, उनके सामने जम्मू कश्मीर को लेकर के हमारे सामने आया। तो ये इम्पैक्ट था आर्टिकल 35A पर। पहला काम उन्होंने किया सरकार ने कि आर्टिकल 35A जोड़ा, और जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको इनिशिएट किया, और उसमें गवर्नर थे राधाकृष्णन जी, क्योंकि इंडियन जो प्रेसिडेंट काम करता ऑन द एड एंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर, वो उनके कहने पर उसको मान लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट की कोई से अल्टीमेटली नहीं होती थी। यह पहला प्रोविजन था। इसके बाद सब चलता रहा। 1954 के बाद चलता रहा 55, 56, 57, 58, ये सब तो ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब 5 साल 57 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब चुनाव होना था। चुनाव वहां 6-6 साल के बाद, वहां विधानसभा 6 साल चुनती है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उन्होंने कि हमारी विधानसभा का जो टेन्योर होगा वो 6 साल का होगा। अब ये लगा पंडित नेहरू जी को कि जब चुनाव होंगे तो चुनाव में उनका अपना कमीशन होगा, क्योंकि अब इंडियन ला तो लागू नहीं हो रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पहले बताया कि प्रोविजन ऐसा बना दिया गया है, करते चले गए, बोलने वाला कौन है। तो नेहरू को रियलाइज हुआ, और पहला जो अमेंडमेंट या पहला जो 1954 के बाद जो दूसरा ऑर्डर है, मेन ऑर्डर है, वो है 1959 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 में जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके राइट्स को वहां इंप्लीमेंट किया गया। मतलब जो चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर का स्टेट कमीशन नहीं होगा बल्कि इंडियन स्टेट कमीशन होगा। आवाज खिलाफ उठना शुरू हुए उसी समय कि इंडिया डोमिनेट करने की कोशिश करा। देखिए कितनी खराब बात थी लेकर के, लेकिन बहरहाल लागू किया। और 1959 के बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे रियलाइजेशन हुआ, आप देखिए 1962 में ये जो वार हो गई चाइना की, नेहरू की पोजीशन बड़ी खराब हो गई, उनको हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, राधाकृष्णन जी बहुत नाराज थे उनसे। तो उनको ये समझ में आया कि दुनिया आइडियलिज्म पे नहीं चलती बल्कि रियलिज्म में चलती है। तो उन्होंने क्या किया, 1959 के बाद 1964 में उन्होंने ये कहा कि देखिए जब इलेक्शन कमीशन वहां जा चुका है और अब धीरे धीरे करके 1964 से लेकर के 1971 तक, तो 1964 में उन्होंने पहला काम यह किया कि प्रेसिडेंशियल रूल्स को नोटिफाई किया कि अगर इमरजेंसी, दो प्रोविजन जोड़े गए, एक तो आर्टिकल 352 का इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंशियल रूल्स अंडर आर्टिकल 356, ये जोड़ा गया 1964 में कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से हम शुरुआत इनकॉर्पोरेशन शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन पहले हो चुका था, जोड़ चुके थे। जब ये जोड़ दिया गया तो अब इंडिया की पकड़ थोड़ी थोड़ी मजबूत होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां कमजोर होने लगी थी। 1953 में शेख अब्दुल्ला अरेस्ट हो चुके थे, जो 1970 जून 1975 तक अरेस्ट रहे। मैंने आपको बताया था कि वो हाउस इम्प्रिजनमेंट था उनका, जैसे पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट होता है। जब ये दो प्रोविजन लग गए, इमरजेंसी का आर्टिकल 352 का जो प्रोविजन लगा उसमें भी पार्शियल लगा। मतलब अगर एक्सटर्नल एग्रेशन है या अप्रहेंशन है तब तो इमरजेंसी
आर्टिकल 352 में यूज हो सकती है। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो इमरजेंसी प्रेसिडेंट को पावर नहीं है। और आर्टिकल 356 लागू तो कर दिया गया 64 में, लेकिन आप देखिए पहली बार यूज किया गया 1986 में जब जम्मू कश्मीर टेररिज्म आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोविजन है। और फिर 1965 से लेकर के 71 तक सेंट्रल रूल्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रपोज्ड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के थे उनकी झड़ी लग गई। लगभग सारे मेन प्रोविजंस जम्मू कश्मीर पर अप्लाई होने लगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, इमरजेंसी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन हो गया। वो पहले भी था लेकिन हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं था, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं था। बाद में हाई कोर्ट के अंडर में सुप्रीम कोर्ट को भी कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का, उसको लास्ट तक फंडामेंटल राइट्स पर रिट देने की पावर नहीं दी गई थी। आर्टिकल 226 की पावर नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट लोग सीधे आते थे। ये सब प्रोविजन थे, लेकिन आर्टिकल 19 लागू कर दिया। मतलब फंडामेंटल राइट जो 35A कुछ लोग ले रहे थे प्ली कि नहीं लागू हो सकते, लागू कर दिया उसको। आर्टिकल 21 लागू हो गया, 20 लागू हो गया। कुल मिलाकर के 1971 का जो पीरियड था 1964 से लेकर के या 1959 से लेकर के, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वहां लागू हो गया। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट्स थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। मीर कासिम जब चीफ मिनिस्टर बने तो कांग्रेस ही थे। और इसके अलावा जो उस समय ये जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी अंडी शेख अब्दुल्ला थे। हालांकि उन्हीं की बहनोई थे या साले थे, लेकिन रिफ्ट थे आपस में लेकर के उसका एडवांटेज सेंट्रल गवर्नमेंट उठा करके एक एक करके सारे प्रोविजन वहां थोप दिए। तो जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी बेसिकली लगभग नहीं के बराबर हो गई। और यही रोना जम्मू कश्मीर का था। वो कहता था हमारा स्पेशल स्टेटस है, तो पेपर पर जम्मू कश्मीर का स्टेटस था थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको कहते हैं जम्मू एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 से। तो वहां इंडियन सिटीजनशिप तो हो सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में बसने के लिए जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ती थी, उसको उसी को मिलती थी जिसके रूट जम्मू कश्मीर में थे। ये प्रोविजंस बेसिकली 35A को लेकर के है, जिसे हमने देखा कि 5 अगस्त 2009 में समाप्त कर दिया गया। अब जब हम आते 5 अगस्त 2009, इसके पहले क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे। चुनाव में आप देख ही रहे हैं कैसा था, जरूरत बताने की जरूरत नहीं थी। अल्टीमेटली 2014 के चुनाव में आपने देखा कि मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली। बीजेपी और महबूबा मुफ्ती टीडीपी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई और कोलैप्स कर गई। तो सरकार को लगा कि अब आर्टिकल 370 के लिए प्रॉपर टाइम आ गया है, मैच्योर टाइम आ गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर टेररिज्म तभी रुक पाएगी और स्टेबिलिटी तभी आ पाएगी जब हम आर्टिकल 370 को स्क्रैप करेंगे। तो उस समय डिसीजन ले लिया गया था और सत्यप्रकाश मलिक जी को गवर्नर बनाकर भेजा गया। पॉलिटिकल थे, श्रूट पॉलिटिकल थे, बैकग्राउंड बनाना शुरू किया वहीं से। अल्टीमेटली आपने देखा कि जब सरकार नहीं बन पाई तो जून 2018 में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ 26 जून को। देखिए जो रूल पहला लागू हुआ प्रेसिडेंट रूल 2018 तक चला, जो ये जून 2018 तक का 6 महीने के लागू हुआ था, ये आर्टिकल 92 में लागू हुआ था। आर्टिकल 92 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 92 में एक प्रोविजन है जिसमें उसे कहते हैं गवर्नर्स रूल। गवर्नर अगर वो कंडीशन है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 35(6) में है, मतलब अगर गवर्नमेंट किसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं चल सकती, तो प्रेसिडेंट को पावर थी कि गवर्नर को पावर थी कि वहां गवर्नर्स रूल अप्लाई लागू कर सकता था, जो 6 महीने के लिए होता था। अब जब 6 महीना बीत गया, 6 महीने ज्यादा गवर्नर रूल चल नहीं सकता था, तो आर्टिकल 356 में पहली बार लागू किया गया ये जून 2018 में। इसके बाद एक्सटेंड किया गया बाद में चल करके, आपने देखा जुलाई में, जो उस समय चल रहा था जब ये 5 अगस्त 2009 हुआ था। तो सारा कुछ जो किया गया है आर्टिकल 356 के बैनर के नीचे किया गया है। हाँ, एक चीज बताना मैं बता दूं आपको, बीच में क्लियर कर दूं कि पहले जो था, हमने बताया था आपको कि
सदर रियासत ऑफ द जम्मू कश्मीर हुआ करता था। लेकिन 1965 में लाल बहादुर जी आए, बहुत टफ थे वो। अधिकतर जो प्रोविजंस अप्लाई करते जम्मू कश्मीर में लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में ही अप्लाई हुए थे। उन्होंने कहा कि अब सदर रियासत नहीं होगा, वहां गवर्नर होगा और वजीर आजम की जगह पर चीफ मिनिस्टर होगा। ये बहुत बड़ा चेंज था जो उन्होंने लालू शास्त्री ने 1965 में कर दिया। वहीं से पूरा डायरेक्शन चेंज होता है। तो आप देखेंगे कि 1964 तक बहुत सारे प्रोविजन लागू हो गए थे और 1965 में वहां पूरा स्ट्रक्चर जो था गवर्नमेंट का वो चेंज कर दिया गया और 1965 से लेकर के आज तक वहां गवर्नर और ये चीफ मिनिस्टर होता है। पहले राज प्रमुख होता था, बाद पहले सदर रियासत होता था, इसका वो राज प्रमुख भी कहते थे। इसके बाद चेंज कर करके उसे डिजिग्नेट किया गया एज ए गवर्नर लाइक एनी अदर गवर्नर इन इंडिया। ये चेंज हुआ। तो अब जो 1964 के जो चेंजेस हैं उसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक पैरामीटर माना जाता है जो एज अप्लाई टू द जम्मू एंड कश्मीर। अब इतने प्रोविजन के बाद अब कैसे किया गया? हमने कहा कि जो इमरजेंसी लागू थी, 92 की इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी। इमरजेंसी जो लागू थी 56 में की गई, उसको एक्सटेंड की गई और जो इमरजेंसी लागू की गई थी 56 में उसमें दो बहुत चेंजेस किए गए। एक तो चेंज ये किया गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग थी, पहले भी भंग थी, आर्टिकल 92 में भी, दैट शैल रिमेन टू बी सस्पेंडेड। और आगे चल करके आप देखेंगे दूसरी जो पारी थी गवर्नर रूल की, प्रेसिडेंट रूल की, उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया गया। यह टर्निंग पॉइंट है। डिसॉल्व कर दिया गया तो आर्टिकल 356 में जब आप जाएंगे तो आप कहां जाएंगे? 356 में 356 में अगर इंप्लीमेंट होता किसी स्टेट में, इसका मतलब होता है कि सारी पावर चली जाती है, वो सेंट्रल के पास चली जाती है। क्योंकि आर्टिकल 356 में देखिए जो प्रोविजन है, आर्टिकल 356 क्लास 1 में ही ये प्रोविजन दिया गया है कि इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, दो तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू होता है, एक तो राष्ट्रपति की रिपोर्ट पर या अदरवाइज। जहां पर मलिक की रिपोर्ट थी कि जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना संभव नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, यहाँ टेररिज्म है, जोड़ तोड़ हो रही है और एक स्टेबल गवर्नमेंट अगर बनेगी तो नेशनल इंटीग्रिटी को खतरा है, एवं जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को भी खतरा है। तो उनकी एडवाइस पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हुए क्योंकि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जरूरी होता है और सेटिस्फैक्शन ये हो गया कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर वहां की सरकार चल नहीं सकती। तो ऐसे में देखेंगे आर्टिकल 356 क्लास 1A में ही लिखा गया है कि प्रेसिडेंट आफ्टर द प्रोक्लेमेशन may assume to himself or any of the functionaries of the government of the state and पूरे पावर को अज्यूम कर ले स्टेट गवर्नमेंट के, हिमसेल्फ या कोई ऐसी बॉडी बना दे जो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के बिहाफ से वहां रूल करे। बहुत जगह हुआ है, बना सकता है, बॉडी बनती है। इसलिए कभी कहते हैं गवर्नर्स रूल हो गया है, तो टेक्निकली प्रेसिडेंट रूल होता है, गवर्नर रूल कहीं नहीं होता है। और यह भी डिक्लेयर कर सकता है कि जो क्लास बी में दिया गया 356(1) के कि डिक्लेयर्ड दैट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कि वहां की सारी पावर्स पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी, ऐसा कर सकता पार्लियामेंट से। अब देखिए, या कोई और इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल लॉ है वो बना सकता है। लेकिन जो इसका नटशेल की मीनिंग हमारी है कि इमरजेंसी जब आर्टिकल 356 से लग गया जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई 2019 में, तो वो चलेगा 6 महीने तक का। और अगस्त में नोटिफिकेशन हुआ ये प्रेसिडेंट का जम्मू कश्मीर को स्टेप करने का, तो वहां प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। और प्रेसिडेंट रूल में जो प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन किया था उसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि ऑन द बिहाफ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली डिसॉल्व होती है, एंड बिहाफ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इट इज पार्लियामेंट फिर शैल मेक द लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 356 क्लास 1 के ए में लिखा गया है, बी में भी लिखा गया है, यही चीज लिखी गई है। पार्लियामेंट को पावर हो गई। अब पार्लियामेंट ने अपने को एम्पावर कर लिया। अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा नहीं है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट यह हुआ कि भारत की पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर की विधानसभा हो गई फॉर द पर्पज ऑफ द लॉ। देखिए बैकग्राउंड कैसे बदल रहा है।
अब जम्मू कश्मीर पर भी लॉ बनाने की पावर, उन मैटर्स पर लॉ बनाने की पावर अब पार्लियामेंट के हाथ में आ गई। अभी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1915 को टच नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम टेक्निकल है कि उसमें पार्लियामेंट को पावर नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की ये पावर 356 में थी ही कि जम्मू कश्मीर के बारे में लॉ बना सकती थी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट जोड़ा, जो किसी और आर्टिकल, जो किसी और प्रेसिडेंट रूल में अब तक नहीं जोड़ा गया है, वो ये था कि आर्टिकल 356 में एक प्रोविजो है, सॉरी आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजो है। आर्टिकल 3 जानते हैं, आर्टिकल 3 में दिया गया है कि जब स्टेट में चेंज करना हो, एक स्टेट से 2 स्टेट बनाना हो, स्टेट 2 स्टेट्स को मिला एक स्टेट मर्ज करना हो, स्टेट की कोई टेरिटरी को एडजस्ट करना हो, स्टेट का नाम चेंज करना हो, जैसे उत्तराखंड बना, ये आपका एमपी से काट करके छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, ये आर्टिकल 3 में बना है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है पार्लियामेंट को स्टेट बनाने की, क्योंकि पार्लियामेंट की पावर है, और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर ये है, इसलिए कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ इंडिया है, क्योंकि स्टेट रहेंगे नहीं रहेंगे, स्टेट का क्या नाम होगा, क्या टेरिटरी होगी, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द स्टेट इटसेल्फ। तो अब ये जो दूसरा प्रोविजन था, पहला तो ये था कि सारी पावर पार्लियामेंट ने ले ली। दूसरा प्रोविजन प्रेसिडेंट ने किया कि आर्टिकल 3 में जो प्रोविजो जोड़ा गया था, एक प्रोविजो जोड़ा गया है, पढ़ेंगे लेकर के, उसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जब कोई बिल किसी स्टेट की टेरिटरी को या स्टेट के बारे में चेंज करने को होता है, तो बिल इज टू बी ब्रॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है तभी बिल लाया जा सकता है, और उसी बिल को एक कॉपी लगा करके वो स्टेट्स को भेजता है, सारे स्टेट्स को या एक स्टेट 2 स्टेट को, जिसका इंपैक्ट उस रीऑर्गेनाइजेशन से होगा। जैसे मान लीजिए कि झारखंड बनाना है, तो बिहार गवर्नमेंट को वो बिल भेजेगी, भाई देखो तुम्हारी स्टेट को तोड़ करके हम बना रहे हैं। या उत्तराखंड को बनाना होगा, यूपी को भेजेगी गवर्नमेंट को, विधानसभा को अल्टीमेटली, कि देखो ये बना रहे हैं तो अपनी ओपिनियन दो। इट इज मेंट ओनली फॉर द कंसल्टेशन फॉर द ओपिनियन, इट वाज नॉट द फाइनल। तो उन्होंने ये कर दिया, नोटिफिकेशन, दूसरा नोटिफिकेशन किया कि आर्टिकल 3 का जो प्रोविजो है वो जम्मू कश्मीर के कंटेस्ट में लागू नहीं होगा। मतलब अब जम्मू कश्मीर सरकार की ओपिनियन नहीं ली जा सकती। अब ये क्योंकि 356 लागू है, वहां की जो विधानसभा है, पार्लियामेंट, वहां विधानसभा हो चुकी है, टेक्निकली नहीं हुई लेकिन लॉ तो बना रही है ना वो। और प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई चेंज करना है तो जम्मू कश्मीर की सरकार को ओपिनियन या विधानसभा को ओपिनियन लेनी जरूरी नहीं होगी। ये दो बेसिक चेंजेस किए गए हैं। अब इमरजेंसी जब आर्टिकल 350 से चेंज कर दिया गया, तो अब क्या करते हैं अमित शाह जी, 5 अगस्त को ही एक बिल लाते हैं लोकसभा में, बाद में उसी दिन राज्यसभा में ले जाते हैं। आप जानते हो मिनिस्टर बिल पास करता है जो मैटर टू रिलेटिंग टू द टेरिटरी होती है, डोमेस्टिक मैटर की होती है। तो यहां उस दिन 3 काम किए गए थे, 5 दिसंबर को 3 काम। पहला काम तो यह किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, इसे कहते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, रेफरेंस टू, उसमें लिखा गया ब्रैकेट में, रेफरेंस टू आर्टिकल 370 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको प्रेसिडेंट ने इशू किया 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू कश्मीर से रिलेशन में। और हमने बताया आर्टिकल 371 में जो प्रोविजन है, अगर कोई 371 में चेंज करना है तो 371 में 2 क्लॉजेज हैं, एक में कंसल्टेशन, दूसरा कंकरेंस। तो अब यहां पर जो चेंज किया गया, एक नया ऑर्डर ही बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। अब ये लिख दिया गया कि आज से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 का था, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019। तो आप देखिए, जब 2014 का ऑर्डर ही खत्म हो गया, ये बिल लाया गया, और ये
बिल नहीं लाया गया था, बल्कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किया था। तो जम्मू कश्मीर जब लोकसभा में आते हैं तो कहते हैं जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर से 1954 के ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि पार्लियामेंट की पावर तो थी नहीं जम्मू कश्मीर के बारे में। इसलिए उन्होंने केवल एक सुनाया पार्लियामेंट को, केवल अवेयर कराया कि देखिए राष्ट्रपति ने ऑर्डर पास करके आर्टिकल 370 क्लास 1 में ऑर्डर पास किया है और इसमें जम्मू कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया गया है। यह पहला ऑर्डर था। अब देखिए जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, 35A अपने आप खत्म हो गया। अब दो चीज बची इसी ऑर्डर के साथ साथ। एक तो ऑर्डर ये पास किया, इसी ऑर्डर में अब कुछ नहीं था, उस ऑर्डर में कुछ नहीं था। ऑर्डर में केवल इतना ही था कि जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 हैज बीन रिप्लेस बाय द ऑर्डर 2019। आज की डेट से 5 अगस्त के डेट से प्रेसिडेंट का जो गवर्नेंस होगा जम्मू कश्मीर पर इसी ऑर्डर से होगा। तो इस ऑर्डर में क्या हुआ, जब ऑर्डर ही खत्म हो गया, एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर विद ऑल दी जो इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल इफेक्ट है, जो 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एज अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर है, उसके साथ लागू होगा। तो अब क्या हुआ कि जितने विद ऑल दी अमेंडमेंट्स एंड मॉडिफिकेशंस, तो जितने अमेंडमेंट किए गए थे वो सारे अप्लाई हो जा रहे हैं इस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, नोटिफिकेशन से। अब ये जम्मू कश्मीर के सारे प्रोविजंस 2019-54 के बाद जो लागू हुए थे वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो गए आज 2009 के ऑर्डर में। और 2009 का ऑर्डर जब राष्ट्रपति देता है, अब देखिए ये ऑर्डर पास हो गया कि हैज बीन रिप्लेस। अब 1954 का ऑर्डर खत्म हो गया, सारी चीजें कहानी खत्म। जब उन्होंने कह दिया कि हम ऑर्डर राष्ट्रपति ने लागू किया है विद ऑल द इफेक्ट्स, ऑल द अमेंडमेंट्स मेड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सिंस 1954, तो वो सब जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट किए गए थे प्रोविजंस, इलेक्शन कमीशन था, गवर्नर्स था, और ये आर्टिकल 21 था, 19 था, प्रेसिडेंट था, सब अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न होने लगे, क्योंकि अब वो ऑर्डर ही चेंज हो गया है 1954 का 2019 के ऑर्डर से। ये बहुत श्यूड स्टेप था, पॉलिटिकली श्यूड स्टेप था, जो केवल उन्होंने पढ़ करके सुनाया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को। इसके बाद क्या हुआ, 2 घंटे या 3 घंटे के बाद एक रेजोल्यूशन पास होता है उसी पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस में। हाँ, इसमें एक चीज और थी जो आर्टिकल 370 से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन आर्टिकल 367 से रिलेटेड थी। आर्टिकल 367 ये इंटरप्रिटेशन क्लास है, कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में आया है। जब आप देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन, जब हमने बताया था कल आपको कि जब भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का तो जनरल क्लॉजेस एक्ट से होता है, तो उन्होंने यही लिखा गया है कि जो इंटरप्रिटेशन होगा जनरल क्लॉजेस एक्ट में, अगर कोई अदर मीनिंग नहीं है तो आर्टिकल 367 के जो प्रोविजंस जो दिए गए हैं उसमें ही उसी से इंटरप्रिटेशन होगा। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि प्रेसिडेंट सारे जो प्रीवियस लॉज हैं 26 अगस्त 1950 के पहले, वो प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी कि आर्टिकल 372 से वो अडॉप्ट करके लागू कर सकता है, जिसमें सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी का नाम उसने बदला। दैट इज नाउ बीन ट्रीटेड टू बी एन एक्ट। इसी ऑर्डर से आर्टिकल 372 के कि अब ये इंटरप्रिटेशन क्लास है, मान लिया जाएगा कि वो पुराना लॉ है, वो एक्ट हो गया है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोड की कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं। दूसरा, इस आर्टिकल 367 में दूसरा क्लास से कह रहा था कि ऑर्डिनेंस मींस एक्ट। अगर कोई प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है इसका मतलब होगा एक्ट। और तीसरा था कि फॉरेन स्टेट की डिफिनीशन दी गई है कि फॉरेन स्टेट वो स्टेट होगा जो इंडियन स्टेट नहीं होगा, और ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि फॉरेन स्टेट कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। अब यहां पर हम अब इसी में जो 3 क्लासेस थे 2019 के ऑर्डर में, नोटिफिकेशन में 3 चीजें और जोड़ दी गई उसमें, और एक क्लास नंबर 4 जोड़ दिया गया। ये कहिए क्लास 1, 2, 3 तो मैंने बताया आपको, क्लास 4 जोड़ दिया गया। क्लास 4 जोड़ देकर के कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 में जो ऑर्डर किया गया है, मतलब इशू किया गया है, उसका मतलब होता है
कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, मतलब अब से जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा 2019 के बाद वो भारत जम्मू कश्मीर पर भी वही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करेगा, न कि 2014 का ऑर्डर तो भाई ही नहीं है। दूसरा, गवर्नर मीन्स अब देखिए तीन बात कह रहा है। पहला तो ये कि 1954 के पहले जो सदर रियासत थी, वजीर आजम था, उसका नाम उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली बदल करके कह दिया गवर्नर एंड हिज काउंसिल। फिर अब 2019 के ऑर्डर में उसी नामकरण अब से जो फॉर दिस पर्पस, अब से गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नाम होगा गवर्नर। अब आप देखिए, अगर कंकरेंस चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, तब किसकी कंकरेंस होगी? गवर्नर की कंकरेंस होगी। पहले तो कुछ जरूरत पड़ती कंकरेंस या कंसल्टेशन की, गवर्नर एज एडवाइज बाय द विधानसभा। अब जम्मू एंड कश्मीर अब इसकी जरूरत नहीं है। इंटरप्रिटेशन में दूसरा उन्होंने जोड़ दिया 367 में कि गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होगा गवर्नर। तो अब जो कंकरेंस ली जाएगी वो गवर्नर की ली जाएगी, मान लिया जाएगा कि वहां सरकार का कंकरेंस हो चुका है। अब यही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आर्टिकल 370 क्लास 3 में जब आप जाएंगे या आर्टिकल 373 क्लास डी में जब आप देखेंगे कि हमने बताया आपको कि जो प्रोविजन लागू नहीं होते थे, जो प्रोविजन ना तो यूनियन लिस्ट में है ना कांग्रेस लिस्ट में है, अगर उन पर कोई अप्लाई करना हुआ हल्ला तो प्रेसिडेंट को वहां की गवर्नमेंट की कंकरेंस लेनी होगी। तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट एंड हिज काउंसिल, गवर्नर एंड हिज काउंसिल, साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पटल पे रखा जाएगा जम्मू कश्मीर के। एक तो ये खत्म हो गया डी में, और जो आर्टिकल 370 क्लास 3 था, इसमें कहा गया अगर जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के स्टेटस को खत्म करना है तो प्रेसिडेंट ऑर्डर नोटिफाई कर सकता है, लेकिन विद द कंकरेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो तीसरा जो चेंज किया गया 367 में, पहला चेंज किया गया कि जम्मू कश्मीर के सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका नाम बदला है कॉन्स्टिट्यूशन एज अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है गवर्नर एज फंक्शनिंग ऑन एड एंड एडवाइस मींस गवर्नर, अब मिनिस्टर्स खत्म हो गए, सारे खत्म हो गए। और तीसरा चेंज किया गया, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होगा विधानसभा। ध्यान दीजिएगा, तो 3 चेंजेस 367 में किए गए हैं क्लास 4 जोड़ करके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब जिसका रेफरेंस दिया गया है, हमने बताया आपको 370 क्लास 2 डी में और 370 क्लास 3 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होगा विधानसभा। अब विधानसभा क्या है? विधानसभा वही है जो पार्लियामेंट है, क्योंकि 356 के बाद डिक्लेयर कर दिया कि जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पार्लियामेंट वेस्ट करेगी, तो जो पार्लियामेंट ही अब विधानसभा हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विधानसभा हो गई, क्योंकि विधानसभा का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस क्लैरिफिकेशन में 367 में इंटरप्रिटेशन क्लास जोड़ दिया। तो अब 2000, अब देखिए जो 356 के प्रोविजन से पावर एज्यूम किया इंडियन प्रेसिडेंट ने वहां की विधानसभा का, और विधानसभा के पावर एज्यूम किया पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से कि उस दिन से 356 के बाद लागू होने के बाद सारा वहां का जो लेजिस्लेटिव अफेयर है वो पार्लियामेंट देखेगी, तो वो विधानसभा बन गई। और जो 367 का क्लास है वो अमेंडमेंट करके कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होगा वहां की विधानसभा। तो अब ये देखिए फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कुछ भी करना होगा तो अब आपको विधानसभा या गवर्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। विधानसभा भंग है, विधानसभा आ गई है लोकसभा में, पार्लियामेंट में आ गई है। तो अब 370 क्लास 3 में ही लिखा गया है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड नहीं करेगी तब तक प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को अब्रोगेट नहीं कर सकता। तो जब आर्टिकल 370 क्लास 3 का इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया 367 के थ्रू कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब विधानसभा, अब केवल विधानसभा है, केवल बचते हैं गवर्नर
विधानसभा, प्रेसिडेंट। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब विधानसभा हो गया, तो वही विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को कि आप 370 को पूरा हटा दीजिए। तो आज पहला जो ऑर्डर प्रेसिडेंट का 2019 का है, उसने पावर अज्यूम किया, खत्म कर दिया 2014 के ऑर्डर को, पावर अज्यूम किया उसने पूरा जम्मू कश्मीर के बारे में, साथ साथ इंटरप्रिटेशन क्लास भी जोड़ा उस ऑर्डर से, जिसका मतलब मैंने बताया 367 में। और इसके बाद एक रेजोल्यूशन उसी समय 2 घंटे बाद पास किया पार्लियामेंट ने कि रेजोल्यूशन टू रिपील आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 370 को रिपील तभी हो सकता था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेजोल्यूशन लेकर रिकमेंड करे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब हो गया विधानसभा, विधानसभा का मतलब हो गया पार्लियामेंट ला बना रही है। तो ऐसे में एक रेजोल्यूशन लेकर के आए कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा मींस पार्लियामेंट रिकमेंड करती प्रेसिडेंट को कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दे, और आर्टिकल 370 क्लास 3 की पावर लेकर के उसने स्क्रैप कर दिया, अब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370 को। तो पहले पावर अज्यूम किया आर्टिकल 370 क्लास 1 में, इसके बाद अज्यूम किया आर्टिकल 371 क्लास 370 क्लास 3 में, और अब ये उसका पावर का यूज करके रेजोल्यूशन पार्लियामेंट रिजॉल्व कर रही है, रिकमेंड कर रही है प्रेसिडेंट को कि आर्टिकल 370 को हटा दीजिए। जब आर्टिकल 370 को हटा दिया, तब एक दूसरा बिल उसी दिन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, क्योंकि देखिए एक ही दिन 3 चीज हो गई। पहला तो जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2009 पारित किया गया, जिसमें पहला स्टेटस खत्म गया 2014 का, और उसी में पावर अज्यूम किया इंटरप्रिटेशन क्लास जोड़ करके, और दूसरा रेजोल्यूशन पास किया गया रिजॉल्व करने के लिए, रिकमेंड करने के प्रेसिडेंट को कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है आर्टिकल 370 ये में खत्म कर दीजिए। और तीसरा उसी दिन बिल पास किया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में लेकर के। तो अब उसकी जम्मू कश्मीर की कंसर्न की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था, आपको याद होगा कि ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल जब रूल लगा था उसमें ये बता दिया नोटिफिकेशन में कि जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 3 का प्रोविजो अप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब बिना जम्मू कश्मीर की कंसल्टेशन के एक्सेट्रा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज हो गया। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आप जान रहे हैं पूरी कहानी, यूनियन टेरिटरी बन गई है, और अब तो टोटल इंडियन लॉ लागू होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है 335A के स्क्रैप करने से। वही एक प्रॉब्लम थी जो वहाँ के सिटीजन्स को इंडियनाइज नहीं होने दे रही थी, वहाँ की वीमेन की प्रॉपर्टी को उनको शेयर नहीं दे रही थी। अब सब कॉमन हो गया है, अब गवर्नमेंट अपने लॉ अब उसमें लागू हो गया। आर्टिकल 53 भी 50 से लेकर के सारे प्रोविजन 16 भी लागू हो गया, एम्प्लॉयमेंट लागू हो गया, राइट टू वीमेन लागू हो गया। जो हिंदू वुमेन है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट लागू हो गया। मुस्लिम लॉ जो है मुस्लिम लॉ अप्लाई कर रहा है, क्रिश्चियन का लागू क्रिश्चियन लॉ अप्लाई कर गया। जैसे इंडिया में होता था, आज जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है। ये तो बात हो गई जनरल। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप ये देखिए कि जैसे अमित शाह ने बिल पास कराया, रेजोल्यूशन दिया है, क्या वैसे बिल पास होते हैं क्या पार्लियामेंट में? ना कोई नोटिस दी गई 7 दिन की, न बताया गया लोगों को। जब तक लोग समझ पाए तब तक सारा कुछ हो चुका था कहानी। अब ये बड़ा डिबेट है कि क्या ये टेक्निकली सही है। अब आप सोचिए कि ऑल द बिल दो बिल है, 2019 का जो ऑर्डर है और 2019 का जो बिल है रीऑर्गेनाइजेशन बिल, और रेजोल्यूशन है जो पास किया गया है, दैट हैज बीन पास बाय बोथ द हाउसेस। ठीक है, हम पॉलिटिक्स चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये पास हो गया, पार्लियामेंट पास कर दिया गया। अब जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, जो पेंडिंग मैटर, हम इसी पर चर्चा करने, इतना बड़ा बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप समझ सकें कि ये इसकी लीगलिटी क्या है। ये लाया गया है कि जम्मू कश्मीर का जो बिल पास किया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जम्मू कश्मीर का एब्रोगेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से देखिए। ए बिल हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वायरिस रिट में। तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होना, तो फंडामेंटल राइट वायलेशन किसी सिटीजन का नहीं दिखाया जा सकता किसका हुआ है, क्योंकि अब जो वायलेशन तब होता है जब फंडामेंटल राइट वायलेट हो, आर्टिकल 15 वायलेट हो, 14 वायलेट हो, 16, 17 वायलेट हो, कुछ वायलेट तो हो नहीं रहा, एक चीज। दूसरी,
हमने बताया था कि एक यूनियन, क्या आप ये जम्मू कश्मीर ये क्लेम कर सकता है कि हमारी जो टेरिटरी है हमारी टेरिटरी थी है और इंडिया ने ले लिया इसको। हमने बताया था आपको, कल केस का नाम भी बताया था, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का केस था, टेक्सास वर्सेस वाइट का केस था, 1869 का केस था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 3 था, प्रियम्बल था, मर्जर था, वंस यू हैव मर्ज विद द यूनियन और फेडरल, यू कैन नॉट क्लेम टू बी secede योरसेल्फ। तो अब जो लीगल क्लेम था, और तीसरा था जो आपको स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 का, इट वाज टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल। तो टेम्पररी को आप परमानेंट ट्रीट नहीं कर सकते। और चौथा, मैंने बताया आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्ड आया है 370 बार बार, ये शो करता है कि आर्टिकल 370 का पर्पज ही केवल तब तक था जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिंदा रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मर जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। ये 4 पॉइंट है जो गवर्नमेंट के फेवर में जाएंगे, जिसके बेसिस पर कोई जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक या कोई पॉलिटिकल पार्टी सक्सीड नहीं कर पाएगी, चैलेंज भले कर दे। अब एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल हो गया कि प्रोसीजरल एंगल। आप देखिए, जब आप कोर्ट में चैलेंज करते हैं, यू कैन चैलेंज ओनली द लॉ, नॉट द प्रोसीडिंग्स, नॉट द प्रोसीजर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, आर्टिकल 105 में वही प्रिविलेज दिया गया, आर्टिकल 195 में स्टेट्स विधानसभा को भी, विधायिका को भी। तो जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर का डिटर्मिनेशन वो हाउस खुद करेगा। ये आर्टिकल 105 का प्रिविलेज है, इसे कहते हैं प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, और कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट। जो कुछ अंदर हो रहा है वो कोर्ट के पावर के बियॉन्ड है। एक तो ये है। दूसरा कि आर्टिकल 118 और आर्टिकल 122 में जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 118 लिखा गया है कि सारी प्रोसीजर इंक्लूडिंग मेकिंग रूल्स, बिजनेस प्रोसीजर, सब कुछ डिसाइड करने की पावर पार्लियामेंट के पास खुद है, उसका इंटरनल मैटर है। और आर्टिकल 122 में लिखा गया है कि अगर कोई रूल पार्लियामेंट बनाती है या कोई प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में चलती है तो वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये 2 प्रोविजन हो गए। फिर तीसरा प्रोविजन देखिए, एक ग्राउंड जो बनता है आर्टिकल 255 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 255 में कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट से कोई भूल चूक हो जाती है, जैसे देखिए मनी बिल है 109-10 में जो मनी बिल लाया जाता है या फाइनेंस बिल लाया जाता है, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया जाता है, रिकमेंडेशन चाहिए, उसका होना चाहिए। तो 255 में लिखा गया है कि अगर कोई इरेगुलरिटी है प्रोसीजर में, मतलब राष्ट्रपति ने बिना रिकमेंड किया कर दिया है, तो ऐसी कोई प्रोसीजर की इरेगुलरिटी इसमें तो नहीं आ रही, लेकिन अगर आ भी जाए तो भी दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट प्रोसीजर कैन नॉट बी, इरेगुलरिटी कैन नॉट बी चैलेंज। तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ करके आर्टिकल 118, आर्टिकल 122 और आर्टिकल 255 में अपने को बचा करके इस प्रोविजन को, इसको स्क्रैप किया है, अदरवाइज इसको खत्म कर पाना संभव नहीं था। अभी क्वेश्चन और हम कि क्या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सरकार ने तो कर दिया, ठीक है, कोई नेसेसिटी गवर्नमेंट कर सकती है, राजनीतिकरण अगर होता तो नहीं हो सकता था, अदरवाइज तो पहले हो सकता था। श्यामाचरण शुक्ला जी की डेथ हो गई थी, श्यामाचरण उपाध्याय की डेथ हो गई थी 52 में, जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट करने गए थे। उनका नारा था एक संविधान एक विधान, और 2 संविधान 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनको डिटेन किया गया और जम्मू कश्मीर की जेल में उनकी डेथ होती है। यही बीजेपी को सालता था और उनका जो स्लोगन होता था 2014 का जो इलेक्शन था, उनका ये मैनिफेस्टो था कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप करेंगे। 2 मैनिफेस्टो थे, दोनों उन्होंने पूरा किया। आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया और ट्रिपल तलाक पर था, उसको भी लेकर के आए। सो द बीजेपी गवर्नमेंट इज हाईली डिटरमिन्ड गवर्नमेंट। अब वो पॉलिटिकली सही है गलत है उसको हम डिबेट नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? मैक्सिमम मान लीजिए स्टीम केस ले लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर है? पावर तो है ही, क्योंकि पावर ना होती तो आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस में प्रोसीजर की जगह डू कैसे जोड़ती, रीजनेबल वर्ड कैसे जोड़ती, आप जानते हैं 21 को लेकर के। या
केशवानंद भारती केस में बेसिस स्ट्रक्चर कैसे जोड़ती, डॉक्ट्रिन कैसे जोड़ती, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो कहीं गया नहीं है। या आर्टिकल 124 क्लास 2 में कलेजियम कैसे जोड़ते, 124 में तो लिखा ही नहीं गया है। या 24 अमेंडमेंट में गोलकनाथ केस में आप देखिए प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ये नई शब्द हो, क्योंकि लॉ इज वाइड एब इनिशियो, ये नई रूलिंग दे दिया कि जो हो गया है वो हो गया है, लॉ की जो वाइडनेस होगी फ्यूचर डेट से होगी। ये 4 कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने जोड़े हैं काफी रिवोल्यूशनरी है। तो ऐसे केसेस में क्या सुप्रीम कोर्ट कोई, या अभी आप देखिए कि 2017 में जो बिल लाया गया था 14 में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर तो है, 32 में भी है, 32 में है, या थ्रू अपील आए कर सकती, लेकिन क्या करेगी ये हमें देखना है। क्योंकि ये कह सकती सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है इट शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जो फेयर प्रोसीजर है इस शब्द को मेनका गांधी केस में जोड़ दिया गया है। ये कह सकती है जब जुडिशरी में नेशनल जस्टिस होता है, प्रोसीजर फेयर होता है, तो पार्लियामेंट का प्रोसीजर फेयर क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल देखेंगे ये जो प्रोसीजर था 370 का जो हटाने का 5 अगस्त 2000 फेयर नहीं था, क्योंकि कोई बिल की नोटिस नहीं गई थी, किसी को पता नहीं था। जैसे आंख मिलते हुए आप उठिए, पता लगा कि रेजोल्यूशन आ गया, सवेरे सवेरे लोग बैठे थे, एक ही दिन में 3 चीजें हो गई। एक चौथी चीज हुई थी, हम बताएंगे नहीं वो, क्योंकि वो अब रिकॉर्ड में नहीं है। तीनों चीजों में 2019 को रिप्लेस कर दिया 2014 के ऑर्डर से, और इसके बाद 370 को हटा दिया, आर्टिकल 370 क्लास 3 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्ड को, विधानसभा वर्ड को जोड़ करके, और अल्टीमेटली जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में ला करके। ये अनफेयर लगता है, ना कोई वोटिंग हुई थी, ना कोई प्रेसिडेंट, लोकसभा के चेयरमैन, स्पीकर ने या प्रेसिडेंट ने इस तरह का कोई वोटिंग नहीं कराई थी, चाहे वॉइस वोटिंग हो चाहे रिकॉर्डेड वोटिंग हो। तो इस प्रोसीजर के एंगल से अगर आप देखेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट रिवोल्यूशनरी जजमेंट देता है तो कह सकता है ए प्रोसीजर शुड बी नॉट ओनली द प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, इट शुड बी फेयर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, क्योंकि फेयर वर्ड आ चुका है आर्टिकल 21 में। तो जब फेयर ही चलेगा, रीजनेबली चलेगा, तो क्या पार्लियामेंट कोई अनरीजनेबल तरीके से बिहेव कर सकती है। यही एक ग्राउंड बनता है जिसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर आप प्रूव भी करेंगे तो सालों लग जाएंगे, 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट को ही अवेलेबल करानी है, वो कराएगी नहीं आपको लेकर के। तो कोई वर्चुअल मीनिंग अब नहीं रह गया है। आर्टिकल 370 के पीछे अब आप जाने का कोई स्कोप नहीं बनता, चाहे 1952 का पीरियड हो, या 1953 से लेकर के 1964 का पीरियड हो, या 1965 लेकर के 2019 तक का पीरियड हो, जब 5 अगस्त 2009 को ये स्क्रैप किया गया था आर्टिकल 370। तो ये नटशेल में था कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जम्मू आर्टिकल 370 शुरू कैसे हुआ था, आज लेक्चर में बताया कि आर्टिकल 370 खत्म कैसे हुआ। तो एक टेक्निकल प्रोसीजर था, इसलिए मैंने कहा आपको शेयर किया जाए इससे लेकर के। एक और भी, मेरी तेज बोलने की आदत से कभी कभी मेरी जबान स्लिप करती है, इसलिए अगर कोई सेक्शन या आर्टिकल गलत निकल जाए मुझसे, उसको अपने विजडम की बेसिस पर आप ठीक कर लीजिएगा। थैंक यू।